अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में उसका थर्ड वीडियो लेक्चर है और इसमें हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एक बात को आपने माइंड में रखना है कि ये जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है उसमें हम जो हमारा मेन फोकस होगा वो न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और साथ ही साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होगा, उनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। लेकिन जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसका जस्ट हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही स्टडी करेंगे और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये होती क्या है। तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। In 1915, Albert Einstein published his general theory of relativity dealing with gravity and acceleration. General relativity is the extension of special relativity. It includes the effects of accelerating objects. स्टूडेंट्स, 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की थी जो कि ग्रेविटी और एक्सेलरेशन के बारे में थी। अगर आपको याद हो तो हमने जो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें जब हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि उसमें एक फ्रेम जो है वो साकिन हालत में होगा, रुका हुआ होगा, जबकि जो दूसरा फ्रेम है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। लेकिन जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें जो सेकंड फ्रेम है ये जो इसकी जो मूवमेंट है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कि इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। और आपको पता है कि जब भी वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। So strange things happen in accelerating frames. Objects appear to start moving without anything pushing them. तो जब भी आप किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो तो आपने देखा होगा कि आपके ऊपर एक फ़ोर्स अमल करती है, लेकिन उस फोर्स का बज़ाहिर कोई कॉज नज़र नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो अगर ट्रेन की जो मूवमेंट है वो कांस्टेंट है, मतलब कि उसकी जो रफ़्तार है वो तब्दील नहीं हो रही, वो एक ही रफ़्तार से सफ़र कर रही है, तो आपके ऊपर कोई भी फोर्स अमल नहीं करेगी। लेकिन अगर ट्रेन जो है वो अपनी रफ़्तार को बढ़ाती है तो आपके ऊपर एक फ़ोर्स अमल करेगी जो कि आपको पीछे की तरफ धकेलेगी। लेकिन अगर ट्रेन जो है वो अपनी रफ़्तार को कम करती है तो आपके ऊपर एक फ़ोर्स अमल करेगी जो कि आपको आगे की तरफ धकेलेगी। तो बज़ाहिर कोई भी चीज़ आपको धकेल नहीं रही होती, लेकिन ये जो हरकत होती है, ये जो फोर्स आपके ऊपर अमल करती है वो ड्यू टू चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है तो आप ये इफ़ेक्ट फील करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन टू कॉन्सेप्ट्स। जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस करती है। द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस विच इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ आइंस्टाइन फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, और जो सेकंड है द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, इक्विवेलेंस प्रिंसिपल जो है वो फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स दैट स्टेट्स ग्रेविटेशनल एंड इनर्शियल फोर्सेस ऑफ सिमिलर नेचर एंड ऑफन इनडिस्टिंग्विशेबल। तो जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस करती है। एक प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस है जो कि आइंस्टाइन की जो फर्स्ट पोस्टुलेट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का उससे सिमिलर ही है, जिसके मुताबिक फिजिक्स के तमाम लॉज जो है वो इनर्शियल फ्रेम्स में सेम होते हैं। ग्रेविटेशनल एंड इनर्शियल फोर्सेस जो हैं वो एक तरह ही की होती हैं, आप इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इनका इफेक्ट भी सेम होता है। द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम ड्यू टू ग्रेविटी, और स्पेस टाइम की कर्वेचर का कंसेप्ट भी आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पेश किया था, जिसके मुताबिक ये जो हमारी स्पेस है ये एक फैब्रिक की ये जो हमारी स्पेस है ये एक फैब्रिक की तरह है, और इसमें जिधर जिधर मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उस जगह से ये स्पेस थोड़ी कर्व्ड है ड्यू टू द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट्स। Gravitational wave experiments. On February 11, 2016, the LIGO collaboration announced the detection of gravitational waves. For the first time, scientists have observed the ripples in the fabric of space-time called gravitational waves arriving at the Earth from a distant universe. Students, आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसमें उन्होंने ग्रेविटेशनल वेव्स का कॉन्सेप्ट भी दिया था। जैसे कि हमने कहा था कि जो हमारी स्पेस है ये एक फैब्रिक की तरह है, तो जब भी कोई एनर्जी इसमें से पास करती है तो ये जो स्पेस टाइम फैब्रिक है इसमें रिपल्स क्रिएट होते हैं। तो वो जो रिपल्स जो कि किसी एक कोई अगर यूनिवर्स में कहीं कोई इवेंट होता है और उसकी वजह से कोई एनर्जी जनरेट होती है, फॉर एग्जांपल जब कोई स्टार जो है दो स्टार्स आपस में टकराते हैं, या ब्लैक होल्स जो हैं वो
ख़त्म होते हैं तो उस वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी जब स्पेस टाइम कर्वेचर में से पास करती है तो उधर रिपल क्रिएट करती है। तो वो रिपल जब ज़मीन तक पहुँचे तो हमने इस इंटरफेरोमीटर को इस्तेमाल करते हुए उनको डिटेक्ट किया, और ये 2016 में हमने इनको डिटेक्ट किया था, जबकि 1915 में आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसका कंसेप्ट दिया था। सो एक्सपेरिमेंटली जो हमने इसको डिस्कवर किया तो ये एक अनदर प्रूफ था आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। Black holes. Albert Einstein first predicted the existence of a black hole in 1916 with his general theory of relativity. The term black hole was coined many years later, in 1967, by American astronomer John Wheeler. आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अलॉन्ग विद अदर थिंग्स ब्लैक होल्स के बारे में भी एक मैथमेटिकल प्रेडिक्शन दी थी कि इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट, एक मैसिव ऑब्जेक्ट है जो कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में पाया जाता है। तो उसको जो ब्लैक होल जो टर्म है वो जॉन व्हीलर ने 1965 में कॉइन की उसके लिए। ब्लैक होल कैन बी फॉर्म्ड बाय द डेथ ऑफ अ मैसिव स्टार। जो ब्लैक होल है वो जब भी कोई मैसिव स्टार, जब वो उसकी डेथ होती है तो उसकी डाइंग प्रोसेस के बाद ब्लैक होल जनरेट होता है। अगर तो वो डाइंग स्टार जो वो मैसिव नहीं है तो उस स्टार की डेथ के बाद वो एक न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर तो वो बहुत ही मैसिव है तो वो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड डिटरमिन द रेडियस ऑफ ब्लैक होल नोन एज द इवेंट होराइजन। तो कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड इन्होंने उस जो आइंस्टाइन ने जो ब्लैक होल का कंसेप्ट दिया था उस ब्लैक होल का इवेंट होराइजन या रेडियस, उसके रेडियस के लिए ये मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव की थी। Event horizon. The event horizon is the threshold around the black hole where the escape velocity surpasses the speed of light. स्टूडेंट्स, ये जब भी हम किसी ब्लैक होल की तरफ अगर हम देखें तो हमें सिर्फ इवेंट होराइजन ही नज़र आएगा, मतलब कि ये जो इसकी आउटर बाउंड्री है हम सिर्फ इसी को देख सकेंगे। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब इस इवेंट होराइजन को क्रॉस करता है तो वो फिर रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो सकता। नॉट इवन लाइट जो इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा हम कंसिडर करते हैं, जब वो भी इस इवेंट होराइजन को क्रॉस करती है तो वो भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो सकती। मतलब कि इस इवेंट होराइजन से निकलने के लिए जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो एस्केप वेलोसिटी दरकार होती है उसको स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज़ वो ऑब्जेक्ट इधर से बाहर नहीं निकल सकता। सिंगुलैरिटी. In the center of a black hole is a gravitational singularity. It's one-dimensional point which contains a huge mass and in an infinitely small space. तो स्टूडेंट्स, ये जो एक सेंट्रल पॉइंट है सिंगुलैरिटी जिसको कहा गया है ब्लैक होल का सेंटर, this is called unidirectional और one-dimensional point. इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पॉइंट तक पहुँचेंगे या इसकी तरफ जाएंगे तो आप सिर्फ इसकी ही तरफ ट्रेवल करेंगे। यू कैन नॉट ट्रेवल लेफ़्ट राइट और अप एंड डाउन, यू विल गो जस्ट स्ट्रेट। आप बिल्कुल सीधा इसी की तरफ आपकी मूवमेंट होगी। और वेयर द लॉज ऑफ फिज़िक्स वी नो देम सीज टू ऑपरेट। और इस पॉइंट के ऊपर जो फिज़िक्स के जो लॉज हैं, जैसे कि लॉज ऑफ क्लासिकल फिज़िक्स है या लॉज ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स है, वो सारे लॉज इधर फेल हो जाते हैं, वो इधर ऑपरेट नहीं करते। सो स्टूडेंट्स, ये जो आज का हमारा लेक्चर था ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में था। तो अब आगे के जो हमारे जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम कुछ टर्म्स वगैरह का स्टडी करेंगे जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद फिर हम न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे, और देन वी विल डिस्कस अबाउट आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।